हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तब रिएक्शन होती हैं। लेकिन हर कोलिज़न जो है वो जो है रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करता। कि जितने भी मान लीजिए कि अगर एक कोई गैसियस कंपोनेंट है, गैसियस मॉलिक्यूल हैं या लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैसियस मॉलिक्यूल में टर्म हम लोग कोलिज़न यूज़ करते हैं। जबकि अगर लिक्विड मॉलिक्यूल हैं तो हम लोग टर्म्स जो है ना उसमें इनकाउंटर यूज़ करते हैं। तो जब किसी भी प्लेस पे या किसी भी कंटेनर में गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं तो आपस में कोलाइड करते रहते हैं और कोलिजन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोलिजन पर सेकंड अगर कहिए फ्रीक्वेंसी तो बहुत लार्ज होती है। लेकिन जो हर कोलिजन जो होता है उससे प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है। तो कोलिजन जो होता है तो प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए कई कंडीशंस हैं। उसमें सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जो भी कोलिजन हो रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, या हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में बात करें कि जो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनके पास एक एनर्जी होनी चाहिए। अगर वो मिनिमम एनर्जी होगी उनके पास, उस लेवल की एनर्जी, तभी वो जब कोलाइड करेंगे तभी वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वो जो एनर्जी होती है, जो उनके पास टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन होने के लिए, जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं हम लोग। तो किसी के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी जब तक नहीं हो जाती है तब तक जो है वो कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं बनाता। अब हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट कोई है उसके पास कुछ एनर्जी होती है, जो अगर वो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है तो हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं के बराबर नहीं है तो हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि उसकी एनर्जी जो है रिएक्टेंट की टोटल वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए और वो जो है रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाने लगे। तो जो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट को क्या करने के लिए, थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचने के लिए, तो उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या सप्लाइड टू रिएक्टेंट। किसको चाहिए? रिएक्टेंट को चाहिए। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू स्टार्ट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट को जो हमें सप्लाई करना पड़ेगा या उनको रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए, रिएक्शन स्टार्ट करके प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गई। एक डिफिनीशन ये हो गई, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द that must be supplied to the reactant, that must be provided to reactant to start a chemical reaction। तो हमने ये देखा कि एक मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको जो हमें सप्लाइड करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए रिएक्शन करने के लिए एक कौन से उसको एनर्जी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। अगर उस लेवल तक पहुंच जाएगा, थ्रेशोल्ड लेवल तक, तब रिएक्शन वो कर पाएगा। उतनी एनर्जी होनी चाहिए। और रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी, आपस में उनकी एनर्जी होती है। तो मान लीजिए कि ये जो एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें एक एक्सिस है एनर्जी का कि एनर्जी कितना है, और जो दूसरी एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट की रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस कर रही है। तो हम लोग जानते हैं कि रिएक्टेंट कोई भी होगा उसके पास एक अपनी एनर्जी होगी। तो मान लीजिए कि ये एनर्जी है उसके पास, कंसीडर कर लीजिए कि 10 जूल है एनर्जी, और उसको रिएक्शन होने के लिए टोटल मान लीजिए कि 50 या 100 जूल उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। रिएक्टेंट अगर 100 जूल एनर्जी आ जाएगी तो जो कोलिजन हो रहे होंगे, अगर जिस मॉलिक्यूल के पास या जिस रिएक्टेंट के पास 100 जूल की एनर्जी आ जाएगी, अगर वो कोलाइड करेगा तब प्रोडक्ट बना देगा। तो अपने रिएक्टेंट के पास इस वक्त 10 जूल है, अब उसको कहाँ तक पहुँचना है? उसको 100 जूल तक पहुँचना है। तो रिएक्शन होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 100 जूल।
ये एनर्जी इसको चाहिए इस वक्त, और इसके पास एनर्जी कितनी है इस वक्त, ये रिएक्टेंट अपना है, रिएक्टेंट के पास मान लीजिए कि ER एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इसको कितनी अभी एनर्जी चाहिए 100 जूल। तो कितनी जूल हम लोग को सप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी, हम लोग को 90 जूल और सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जो 90 जूल होगी वो उसी को हम लोग कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है सप्लाई करनी पड़े। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे हम लोग को कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है, उसका प्राइस 100 रुपीज़ है और हमारे पास इस वक्त सिर्फ 10 रुपीज़ हैं। तो अगर हम उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में कब कैपेबल हो पाएंगे, जब हम लोग के पास 100 रुपीज़ हो जाएगा। और 100 रुपीज़ होने के लिए हमें कितने रुपीज़ और चाहिए, 90 रुपीज़ और चाहिए। तो 90 रुपीज़ जब हम लोग को कोई सप्लाई कर देगा तब हम लोग वो प्रोडक्ट खरीदने के कैपेबल हो जाएंगे। तो जो 90 रुपीज़ वो मिनिमम अमाउंट जो हम लोग को मिल रही है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसको इस तरह देखते हैं कि जब रिएक्टेंट था उसके पास कुछ एनर्जी थी, जब हमने उसको एनर्जी सप्लाई की तो उसकी एनर्जी बढ़ती चली गई। अब ये आ गई, ये इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो लाइन है ट्रांजिशन स्टेट तक एनर्जी उसके पास आनी चाहिए रिएक्टेंट के पास। तो ये ट्रांजिशन स्टेट, या इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट कह दीजिए या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह दीजिए। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसको जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो टोटल एनर्जी चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो यहाँ से लेके ये एनर्जी कितनी हो गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई। जब उसके पास इतनी एनर्जी आ गई कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले, तो फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब प्रोडक्ट फॉर्म करता है यहाँ से, तो प्रोडक्ट जैसे फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज़ होने लगती है। अब प्रोडक्ट फॉर्म हो के, अब ये कंडीशन है कि प्रोडक्ट आके यहाँ पे रुक सकता है। ये मान कह देंगे कि प्रोडक्ट है, इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ के करस्पॉन्डिंग इसकी प्रोडक्ट की एनर्जी है। रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। और जो एनर्जी हमने सप्लाई की, हमने कितनी सप्लाई की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एनर्जी हमने सप्लाई की, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। ए बोल दीजिए या एक्टिवेशन एनर्जी बोल दीजिए। तो इसमें कितने टर्म हुए, एक रिएक्टेंट है उसके पास कुछ अपनी एनर्जी होगी, लेकिन उसको रिएक्शन करने के लिए कितनी अमाउंट की एनर्जी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के अमाउंट के बराबर एनर्जी चाहिए। तो उसको हम लोग कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी है तो स्मॉल ऐसे शो कर दे रहे हैं। तो जो एनर्जी उसको हम लोग सप्लाई करेंगे कि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए या ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाए कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले या ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच जाए, तो उस एनर्जी को, मिनिमम एनर्जी जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर हम लोग को अगर रिएक्टेंट की एनर्जी मालूम है, टोटल में से अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें मालूम होगी इतनी हमारे पास, इतना हमें एनर्जी चाहिए, और उसमें से अगर रिएक्टेंट की मालूम एनर्जी हमें मालूम हो, उसको घटा दें हम लोग, ये रिएक्टेंट ER, ये ER है रिएक्टेंट एनर्जी। तो वो क्या निकल जाएगी, टोटल में से हम लोग रिएक्टेंट की एनर्जी अगर हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जा रही है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये ग्राफ देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। हमने देखा कि रिएक्टेंट के पास एनर्जी कितनी थी, 10 जूल थी। अब जो प्रोडक्ट बना उसकी एनर्जी कितनी है, 10 जूल से कम है कि 10 जूल से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम लोग एनर्जी के वाले एक्सिस पे देखेंगे तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा है तो हीट ऑफ रिएक्शन या एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हम लोग कैसे पता करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन से। हीट ऑफ रिएक्शन जब निकालते कैसे हैं, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पे इस ग्राफ में, पहले वाले ग्राफ में देखिए, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है ये पॉजिटिव है और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से बड़ी है। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव वैल्यू कोई भी आएगी। तो जब हीट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालते हैं और पॉजिटिव आती है तो कैसी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक होती है।
एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको इस तरह से हम लोग भी समझ सकते हैं कि एक कोई रिएक्टेंट था, हमने उसको एनर्जी सप्लाई करना स्टार्ट की, एनर्जी हमने यहाँ से सप्लाई करना स्टार्ट की, यहाँ तक एनर्जी हम लोगों ने इसको सप्लाई की। तो एनर्जी हम लोगों ने टोटल कितनी सप्लाई की, यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी सप्लाई की। अब जब यहाँ से उसने प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, तो उसके बाद उसने प्रोडक्ट फॉर्म करने लगा, तो उसने एनर्जी रिलीज़ करनी स्टार्ट की। एनर्जी रिलीज़ करनी स्टार्ट की, कितनी एनर्जी रिलीज़ की, इतनी एनर्जी रिलीज़ की। तो हम देख रहे हैं कि सप्लाई हमने ज़्यादा हीट की और रिलीज़ कम हुई, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ? ओवरऑल इफेक्ट ये हुआ कि हम लोग को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी रिएक्शन कराने के लिए। और जब एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वो रिएक्शन कैसी होती है? वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर हम लोग को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रिएक्शन तब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। तो अगर कहीं भी प्रोडक्ट या इस तरह तीसरी तरीका ये हम लोग देखने का कि देखेंगे ग्राफ पे, एनर्जी के ग्राफ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टेंट ऊपर है कि प्रोडक्ट ऊपर है। प्रोडक्ट ऊपर है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो दोनों का जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो हीट ऑफ रिएक्शन जो होगा पॉजिटिव होगा। तो हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए यहाँ पे जैसे ये एनर्जी के लेवल देख लिया हमने, रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वही अपना हीट ऑफ रिएक्शन है। हीट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव है तो एक ऐसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब यही कर्व हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि एक रिएक्टेंट था, मान ली वही सेम कंडीशन कि उसको 10 जूल उसके पास एनर्जी थी और रिएक्शन होने के लिए 100 जूल एनर्जी चाहिए थी। तो रिएक्शन ये ट्रांजिशन स्टेट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है 10 जूल। अब रिएक्टेंट को हमने हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट की, एनर्जी उसको एक्टिवेशन एनर्जी कैसे मिलेगी? तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम लोग उसको हीट करेंगे या टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे या हीट सप्लाई करेंगे। तो जैसे हमने हीट सप्लाई किया तो यहाँ पे आया, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आ गया, यहाँ तक इस स्टेज तक हम लोग को हीट सप्लाई करनी पड़ रही है। अब उसके बाद फिर प्रोडक्ट जो है हीट रिलीज़ करके यहाँ तक आता है। ये एक्चुअली लीनियर फ्री हैंड ये कर्व होता है। तो अब ये आ गया यहाँ पे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की एनर्जी आ गई। तो हम अब इस ग्राफ से देखें और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? अपने थ्रेशोल्ड एनर्जी ये टोटल जो है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो ET इसको बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ये कितना है यहाँ से यहाँ तक कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, इसको ER बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी ये एनर्जी क्या है? प्रोडक्ट की एनर्जी है। ये एनर्जी हम लोग इस वाले ग्राफ से देखेंगे, एक्स एक्सिस से देखेंगे हम लोग ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे कर रही है। पहले रिएक्टेंट था, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ बना, फिर प्रोडक्ट बना फाइनली। ये चीज़ें हैं इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? यहाँ से जो इसके पास एनर्जी थी रिएक्टेंट की और हम लोग को एक्टिवेशन स्टेट तक जो लाने में एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई, ये एनर्जी हमने जो सप्लाई की वो एक्टिवेशन एनर्जी हुई। तो एक्टिवेशन एनर्जी दोनों के लिए सेम है। जैसे हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का ग्राफ देख रहे हैं, किस हम लोग देख के कैसे आइडिया लगाएंगे कि ग्राफ जो है वो ग्राफ से देख के कि किस तरह ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो हमने देखा कि हमने रिएक्शन को किया कि हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, हमने हीट प्रोवाइड की तो इतना हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हीट प्रोवाइड करनी पड़ी थ्रेशोल्ड स्टेटस पे लाने के लिए, एक ट्रांजिशन स्टेट पे लाने के लिए। अब उसके बाद प्रोडक्ट ने हीट रिलीज़ करना स्टार्ट किया। अब प्रोडक्ट जब फॉर्मेशन हुआ तो हीट रिलीज़ स्टार्ट हुई, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ये आई। तो हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी इतनी थी, जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो उससे ज़्यादा है, यहाँ तक है, इस लेवल पर तक देखिए, इस लेवल तक। तो एनर्जी जो है प्रोसेस के दौरान क्या हुई, जितना हमने सप्लाई किया उससे ज़्यादा रिलीज़ हो गई। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ? ओवरऑल इफेक्ट यह हुआ कि हीट या एनर्जी जो है पूरे रिएक्शन में इवॉल्व हुई। जब एनर्जी जनरेट हुई या इवॉल्व हुई तो उस वक्त कैसी रिएक्शन होगी? तब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो ये किसका ग्राफ है? एक्सोथर्मिक का ग्राफ। तो दूसरी तरीके से ये समझ सकते हैं कि अब इसको हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। सेकंड केस में हीट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो
एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कितनी है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ तक है और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाएंगे, रिएक्टेंट बड़ी वैल्यू है तो अपना कितना आएगा? हीट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आएगा। तो जब हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हीट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आ गया मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम है, तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, और रिएक्टेंट की एनर्जी अगर प्रोडक्ट की एनर्जी से कम है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और इस ग्राफ को देख के ये भी बताया जा सकता है कि स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी कैसी है। तो कोई भी चीज़ स्टेबिलिटी कब होगी? उसके पास जितना उसके पास एनर्जी कम होगी, क्योंकि जितना एनर्जी होगी उतना उसके अंदर मूवमेंट होगा या उसको टेंडेंसी होगी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड फॉर्म करने की। तो उसको कंपाउंड फॉर्म करने के लिए उसके पास अगर एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा टेंडेंसी होगी कंपाउंड फॉर्म करने की। तो जिसके पास अगर प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है तो वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। अगर रिएक्शन ये ग्राफ दे के हम लोग से पूछा जाए कि इन दोनों में किसके पास कौन सा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रोडक्ट कौन से इस केस में प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम है। जिस भी केस में प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो इस केस में प्रोडक्ट के पास एनर्जी 10 जूल से ज़्यादा है, इस केस में प्रोडक्ट के पास एनर्जी 10 जूल से कम है, तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट जो है सेकेंड केस में वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी इसके बारे में जानना ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग रेट जो थ्योरीज़ पढ़ेंगे अर्हेनियस थ्योरी, कोलिजन थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हर जगह यूज़ होती है। तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट था कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है हम लोग समझ गए कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो हम लोग को सप्लाई करनी पड़ेगी। रिएक्टेंट के पास तो अपनी एनर्जी होगी ही, उसके पास जो एनर्जी है उसके एडिशनल में हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। और कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी? ट्रांजिशन स्टेट तक लाने के लिए सप्लाई उतनी, जहाँ तक थ्रेशोल्ड एनर्जी लाने तक, ये बोलिए कि जो थ्रेशोल्ड अमाउंट तक की एनर्जी होगी वहाँ तक हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। इतनी हीट हमें इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कि टोटल एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। मतलब जो एनर्जी रिएक्टेंट के पास है प्लस जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं दोनों को ऐड कर दें तो किसके बराबर आ जाए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर आ जाए। तो क्योंकि हम लोग से एक्टिवेशन एनर्जी हो सकता है पूछे कि एक्टिवेशन एनर्जी कितना हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो अगर हम लोग को थ्रेशोल्ड एनर्जी दिया हुआ है और रिएक्टेंट जो हैं उनकी एनर्जी दी हुई हैं, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में रिएक्टेंट की एनर्जी अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ई ए जो है यहाँ पे जस्ट नेम लिख देते हैं, ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, ई आर क्या है? रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट एनर्जी, ई पी क्या है? प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट एनर्जी, एंड लास्ट है ई टी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? मिनिमम जो थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। रिएक्टेंट के पास जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होगी तब तक वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करेगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी उसको चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उसके पास जो एनर्जी होगी प्लस जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, उतनी एनर्जी को दोनों को ऐड कर देंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग को मिल जाएगी।